मेरी दिल की तरह आज शाम भी बहुत उदास थी। मेरे पति आलोक का कनाडा का वीज़ा लगकर आ गया था और मैं ये सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि आलोक के बगैर अब मैं कैसे रहूँगी। मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। मेरे पति आलोक के 3 भाई और 1 बहन थी। बहन अभी कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। आलोक के 2 भाई थे, आलोक से बड़े थे। दोनों की शादियाँ हो चुकी थी और उनके बच्चे थे। एक देवर था जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। घर में हमेशा शोर-शराबा रहता था। एक गवर्नमेंट जॉब करते थे वो। और मेरी सास बहुत ही सख्त औरत थी। अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। सारी बहुओं पर दिन-रात हुक्म चलाना और अपने काम करवाना, बस उसका यही काम था। इधर मेरा ये हाल था कि मैं 1 नंबर की डरपोक थी। मेरी शिक्षा भी ज़्यादा नहीं थी, बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। लेकिन माता-पिता की असमय मौत के कारण मेरी मौसी ने मुझे पाला था, इसलिए मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर बहुत कमी थी। और फिर जब आलोक की माँ ने मेरा रिश्ता माँगा, तो मेरी मौसी ने फ़ौरन हाँ कह दी, ये देखे बिना कि उनका घर नहीं बल्कि पूरा अस्तबल था, जिसमें फैमिली के लोग जानवरों की तरह रहते थे। 4 कमरे थे, एक में सास-ससुर, 2 में दोनों जेठ, एक स्टोर नुमा छोटा-सा कमरा था, जिसमें मेरी ननद रहती थी। और मेरे आलोक के लिए तो हॉल के बाहर ही इधर-उधर से पर्दा डालकर एक बेड डाल दिया गया था। घर में जब भी खाना पकता तो सब उस पर टूट पड़ते थे, जैसे लंगर बट रहा हो। मुझे तो कभी भरपेट खाना मिलता ही नहीं था। ऊपर से ताने सुनने पड़ते थे। सब कहते हैं कि तेरा पति कौन सी कमाई करता है, और मुझसे ये भी नहीं कहा जाता कि इसमें मेरा क्या कसूर है। आलोक 2 साल से बेरोजगार थे। बहुत ही मुश्किलों से उनका कनाडा का वीज़ा लगा था। हमारा एक बेटा था और फिर जब कनाडा का वीज़ा आया तो आलोक विदा होते समय मुझे तसल्ली देने लगे कि वहाँ जाकर इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूँगा। बड़ा सा घर बनाऊँगा, एक गाड़ी लूँगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए। बड़े से घर में तुम रानी बनकर रहोगी, अपने सारे शौक पूरे करना। इधर ये प्लानिंग कर रहे थे आलोक, और उधर सास और ननद छुपकर बातें सुन रहे थे। आलोक के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी सास चीखते हुए बोली कि तुम पाल कर इतना बड़ा किया तुम्हें, अब पत्नी के साथ ही सपने पूरे करोगे। माँ और बहन की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं तो अपनी सास की दहाड़ सुनकर एक तरफ हो गई, और उधर मेरी सास ने आलोक की खूब खबर ली। आलोक भी चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनते रहे। वे कभी भी अपनी माँ के सामने जवाब नहीं देते थे। और फिर आलोक चले गए। उनके जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा सिर्फ मेरे दिल में था, बाकी घर में तो वही हाल था। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। घर में वही अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर। कहीं झूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं कपड़े, बिस्तर और कहीं इंसान। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आलोक की कोई खबर नहीं थी। इधर मेरे देवर और उसके ससुराल वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कब की मंगनी हो रखी है, जल्दी से जल्दी शादी करो, नहीं तो हम अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी जगह करवा देंगे। मेरी सास ने मुझे जो पर्दे लगाकर कमरे दे रखे थे, उसे भी मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैंने आंखों से आंसू भरकर अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर आप मुझे यहाँ से भी निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। जिस पर मेरी सास ने कहा कि बरामदा किसके लिए है, सब यहाँ पर पड़े हैं तो तू भी कहीं जाकर पड़ जा। सास ने बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया। मैं क्या करती, आलोक की भी कोई खबर नहीं आई थी। खामोशी से अपना बिस्तर बरामदे में लगा लिया। मुझे सिलाई करनी आती थी और इसलिए अपना बोझ खुद उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सास के ताने सुनने पड़ते थे। मेरी वह मौसी जिन्होंने मेरी शादी की मुझे पाला पोसा था, उनकी भी मौत हो चुकी थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। घर में लगभग 20 से 22 लोग थे। सबका खाना मैं ही पकाती। सास, ननद, देवरानी, जेठानी आराम करती या इधर उधर घूमने में निकाल देती। एक दिन मेरे बेटे अंश को बुखार था, जिसकी वजह से मैं रोटी नहीं पका सकी। बस तो फिर क्या था, मेरे ऊपर कयामत आ गई। सास ने चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लिया। मुफ्तखोर, हरामखोर, तुझे हम रोटी देते हैं और तू पकाकर भी नहीं खिला सकती। सास मुझे ताने दे रही थी। मैं सिलाई करके अपना ऊपर का खर्चा पूरा कर लेती थी। अंश के खर्चों के लिए परेशान रहती थी। जब मेरी सास ने इतना हंगामा खड़ा किया तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका।
मैंने भी गुस्से में चीख कर कह दिया कि माँ जी, कि अंश को क्या मैं अपने मायके से लाई थी? 22 आदमियों का खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ। आज अंश को बुखार था इसलिए रोटी नहीं पकाई। मेरा इतना बोलना ही गजब हो गया था। मेरी सास ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मुझसे जबान चलाती है। उस समय मेरे ससुर भी घर पर ही थे। उन्होंने भी मेरी बात सुनी थी। मैं तो सभी की आंखों में खटकती थी और ये अच्छा मौका मिल गया था सबको मुझसे छुटकारा पाने का। और फिर सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जेठानी को तो और भी मौका मिल गया था। उसने मेरा बिस्तर और सामान घर से बाहर फेंक दिया। अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लिए हैरान परेशान मैं खड़ी थी। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? कम से कम मेरा नहीं तो अंश का ही ख्याल कर लेते। ये तो इनका ही खून है। मैंने कुछ ज़रूरी सामान उठाया, अंश को गोद में लिया और रिक्शे में बैठकर बस स्टॉप के लिए रवाना हो गई। दिल्ली मेरे एक दूर पार के रिश्तेदार रहते थे। वहाँ पहुंची तो उन लोगों ने भी बहुत ही ठंडा स्वागत किया मेरा। रात हो चुकी थी और उन लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि मेरे पति को इस तरह किसी का घर में रहना पसंद नहीं है। रात तो गुजर गई लेकिन सुबह अपना इंतजाम कर लेना। यहाँ भी रात गुजारने के लिए मुझे बरामदा ही मिला। उस रात बहुत ही तेज सर्दी थी और अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर मैं पूरी रात ठिठुरती रही। खाने के लिए भी बस एक ही नाम मात्र के लिए पूछा था। मैंने भी मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि इन्हें मेरे बच्चे पर भी तरस नहीं आएगा और कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे। मैंने रास्ते में एक दुकान से बिस्किट का एक पैकेट और कुछ खाने की चीज़ें ले ली थी, जिन्हें खाकर बच्चे को लेकर बिस्तर में दुबक गई। वो तो अच्छा हुआ कि चलते समय एक कंबल बैग में डाल लिया था। उसी कंबल से पूरी रात गुजार दी। नींद नहीं आ रही थी। सुबह के बारे में सोचती रही कि अब सुबह जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। हर अपने के बारे में सोचना शुरू किया लेकिन कहीं भी शरण मिलती नजर नहीं आती थी। मैं सोचती रही और रोती रही। इसी तरह रोते रोते आंख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो पहला ख्याल हंसिका दीदी का आया था। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी और वह दिल्ली में ही रहती थी। दूर पार की रिश्तेदार थी, करीब का रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर भी जब भी वो मुझसे मिलती थी तो बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। सुबह नहा धोकर मैंने अपना बिस्तर समेटा। मेरे मेज़बान के बच्चे उठ गए थे लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर हंसिका दीदी के घर आ गई। वे मुझसे बहुत ही अच्छी तरह मिली। मैंने अपने हालात उनको बताए तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगी, परेशान ना हो, यहाँ एक मकान खाली है, उसे किराए पर ले लेते हैं। कुछ पैसे तो हैं ना तुम्हारे पास? मैंने कहा, हाँ कुछ पैसे तो हैं, जो मैंने अपने कपड़ों की सिलाई से बचा कर रखे थे। इस तरह मेरी एक मुश्किल तो हल हो गई। दूसरी अच्छी बात यह थी कि मोहल्ले में ही गारमेंट का कारखाना था। हंसिका दीदी कहने लगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें वहाँ पर कोई काम मिल जाए। खाना खाने के बाद हंसिका दीदी ने मुझे मकान दिखाने लेके गई, लेकिन वह तो पहले से ही किराए पर उठ गया था। लेकिन एक और मकान खाली था जिसके मालिक कुछ सख्त मिजाज के थे। एक छोटा सा कमरा, किचन और वॉशरूम था। गुजारे लायक ही था, लेकिन इस समय मुझे ये छोटा सा मकान किसी महल से कम नहीं लग रहा था। इस मकान के आंगन में एक बेरी का पेड़ था। उस पेड़ ने पूरे आंगन को ढक रखा था, जिससे कि ये मकान और भी छोटा लगने लगा था। लेकिन फिर भी ये मकान मुझे पसंद आ गया। मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। फिर हंसिका दीदी ने कारखाने में बात कर ली। वहाँ मुझे सिलाई का काम मिल गया। मेरी रहने और खाने पीने की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। मैंने हंसिका दीदी को धन्यवाद दिया। मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और उस घर में शिफ्ट हो गई। मेरा 3 साल का छोटा सा अंश मेरे सीने से दुबका जा रहा था। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कमरे में एक कोने में बिस्तर बिछा दिया, ज़रूरी सामान की एक लिस्ट बनाई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसका चेहरा उतर गया था। मैंने कहा, अंशु बेटा, बस मैं अभी खाना बनाती हूँ। अंशु को गोद में लिया और कुछ ज़रूरी राशन दुकान से खरीद लाई। अंश के लिए दूध भी लिया। घर आकर खाना बनाया। अंश को पहले थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर उसको थोड़ा सा दूध दिया। जब सोने के लिए लेटे तो अंशु ने अपनी तोतली ज़बान में कहा, मम्मी क्या हम यहीं रहेंगे? अब दादी के घर नहीं जाएंगे? तो मेरा दिल कट कर रह गया था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। कोयले और लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था क्योंकि गैस सिलेंडर के पैसे भी मैं पूरे नहीं कर पाती थी।
लेकिन धीरे धीरे मेरे काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने अब मेरे पैसे कुछ बढ़ा दिए थे। लेकिन कपड़े सी सी के मेरे थकान से बुरा हाल हो जाता था। लेकिन जब पैसे मिलते तो सारी थकान दूर हो जाती। जब कोई शरीफ औरत अकेली होती है तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। मैं भी बहुत सावधान रहती थी। अक्सर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करती रहती थी। मेरा भी दिल चाहता कि मैं उनके साथ बातें करूं, हंसूं, बोलूं, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ऐसा करने से मना करता था कि उनके घरों में मर्द हैं जबकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं। इसलिए मुझे सावधान रहना ही चाहिए। खाने पीने की और रहने की अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। दिन भर मेहनत करती थी तो शाम को पैसे भी आ जाते थे कि खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम हो जाता था। अंश को अच्छी खुराक मिल रही थी। ससुराल के जुल्म से मुझे छुट्टी मिल गई थी। लेकिन रात को जब सोने के लिए लेटती तो तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी। आलोक की बहुत याद आती थी। अंश भी बार बार पूछता कि मम्मी पापा कब आएंगे। तब मैं अंशु को बहलाती कि अंशु बेटा, पापा आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गए हैं। अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े भी लेकर आएंगे। मैं उसे बनाती रहती। समय गुजरता रहा और अब अंशु 5 साल का हो गया। अब तो मैंने पास के एक स्कूल में ही अंश का दाखिला भी करवा दिया था। जिस दिन अंश का स्कूल में पहला दिन था, मैं बहुत रोई थी। मुझे आलोक की बहुत याद आई थी। आलोक का घर यहाँ से बहुत दूर था। वहाँ जाना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि खतरे से खाली नहीं था। जिन लोगों ने मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाला था तो उनसे तो मैं कोई उम्मीद कर भी नहीं सकती थी। शुरू शुरू में एक दो बार फ़ोन करके मैंने आलोक की खैर खबर लेनी चाही, लेकिन उन लोगों ने मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया था। ऐसा लगता था कि वो मुझसे जान छुड़ाकर बहुत खुश हैं। उनके ठंडे रवैये से मैं समझ गई थी कि आलोक की उन्हें भी कोई खैर खबर नहीं है। मेरे घर के बराबर में एक औरत रहती थी। वो बहुत अच्छी थी। कभी कभी मेरे घर आ जाती तो घर की रौनक हो जाती। ये कभी कभी मैं उनके घर चली जाती तो दिल बहल जाता। इस तरह थोड़ी जान पहचान हो गई थी। होली दिवाली हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। एक दिन दिल नहीं माना तो फिर मैं अपने ससुराल चली गई। सोचा हो सकता है वहां जाकर ही आलोक की कोई खबर मिल जाए। लेकिन दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला कि मेरे छोटे देवर ने दिवाली के अवसर पर घर में ढेर सारे पटाखे जमा किए थे। इस दिवाली वो उन्हें बेचने वाला था। एक चिंगारी के छूटने से उन पटाखों में धमाका हो गया जिसमें मेरे सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी उनके बच्चे समेत 10 लोगों की जान चली गई। कुछ बच्चे अपंग हो गए। घर छोटा था, लोग ज्यादा थे। जब धमाका हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये सब खबर मुझे मोहल्ले में पहुंचते ही मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर का गेट खटखटाया। मेरे घर में अब मेरी एक ननद रहती थी और कुछ मेरे जेठ के बच्चे वगैरह रहते थे। लेकिन मेरी ननद ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे घर में घुसने भी नहीं दिया। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। कई दिन तक इस हादसे के बारे में सोच सोचकर दहशत होती रही। धीरे धीरे जिंदगी अपने रूटीन पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर भगवान ने मेरे ऊपर मुश्किल समय डाल दिया। धीरे धीरे कारखाने में काम मिलना कम हो गया। काम कम मिलता तो पैसे भी कम मिलने लगे। मैं फिर परेशान रहने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि जब काम बिल्कुल भी खत्म हो गया, कारखाना अब बंद हो रहा था। मेरे लिए परेशानी ही परेशानी थी। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई थी। इन हालातों में मैं अंशु के स्कूल की फीस कैसे देती? मेरी पड़ोसन कहती थी कि जिस मकान में मैं रहती हूँ इस पर भूतों का साया है। उस औरत के मुताबिक इस मकान में वे किसी को खुश नहीं देख सकती। मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आने लगा, कहीं से घर में रहने वाली उस आत्मा के कारण ही मेरे ऊपर ये परेशानियां तो नहीं आई। एक दिन मैंने सामने वाली से बातों ही बातों में पूछा, आंटी क्या यहाँ सच में कोई आत्मा रहती है? तो वो मुस्कुराकर खामोश हो गई। फिर उन्होंने बताया, यहाँ एक डाकू को मारा गया था। जब हमारी लाइन के मकान बन रहे थे तो यहाँ एक पुलिस केस हुआ था जिसमें एक डाकू मारा गया था। कहते हैं जिस घर में तुम अभी रह रही हो, ये घर उस समय नया नया बन रहा था। वो डाकू इसी घर में आकर छुपा था और इस घर में वे मारा गया था। लोग कहते हैं कि इस घर में उसकी आत्मा भटकती फिरती है। उस औरत की बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। एक तो रोजी रोटी की मुश्किल, ऊपर से अभी आत्मा वाली बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। मैं ऐसी बातों पर ज्यादा विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आंटी ने मुझे जिस तरह ये कहानी बताई थी, मुझे रातों को अब डर लगने लगा था।
ऐसे ही डरते डरते मैंने कई दिन गुजार दिए। धीरे धीरे मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा। एक दिन सुबह आटे के डिब्बे को झाड़कर एक मुट्ठी आटा निकल आया। दालों के डिब्बे को देखा तो एक बड़ा चम्मच दाल निकली। मैंने आटे की एक छोटी सी रोटी पकाई और पतली सी दाल बनाई और वो मैंने अंश को खिला दी, लेकिन अब खुद भूखी रह गई। कुछ देर बाद मैंने उसे सुला दिया। दोपहर का समय था, अंशु सो रहा था और मैं परेशानी में घिरी थी कि अब आगे क्या करूं। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, तुझे मेरे छोटे से बच्चे की भूख दिखाई नहीं देती, मेरी कुछ तो परेशानी दूर कर। जब मुझे घर से निकाला गया था तो तूने रात गुजारने के लिए मुझे जगह दी थी। तूने ही मेरा रहने का ठिकाना किया था, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया था। मेरे दिन बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे, लेकिन अब मुझ पर फिर से बुरा समय आ गया है। मेरे भगवान, अब फिर से तू ही मेरी सहायता कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। जब आंसू सूख गए तो गला दुख गया, तो मैं चुप हो गई थी। मैंने अंश की तरफ देखा। अंश अभी बेखबर सो रहा था। मैं बाहर आंगन में आ गई। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख की वजह से मेरे पेट में आग लगी हुई थी। किससे मांगू? कोई भी मेरा अपना नहीं था। सामने वाली आंटी से भी 200 रुपए ले चुकी थी। मोहल्ले में जितनी भी जान पहचान थी सबसे उधार ले चुकी थी। दूध वाले से उधार लेने से मना कर दिया था। सूरत हाल बहुत ही डरावनी हो गई थी। मैं आंगन में धनिया, पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था। एक कोने में कुछ आलू भी लगाए हुए थे। मैं यूं ही लकड़ी से मिट्टी खोदने लगी। शायद एक आध आलू निकल ही आए। कुछ समय पहले ही सारे आलू निकल चुके थे। मैं ऐसे ही गीली मिट्टी खोदने लगी कि तभी मुझे लकड़ी के नीचे कोई सख्त चीज महसूस हुई। मैंने और भी तेजी से खोदना शुरू किया तो मुझे किसी चीज के होने का एहसास हुआ। मेरा शक अब विश्वास में बदल गया था। जरूर मिट्टी के नीचे कुछ है। मैं जल्दी से भागकर किचन से चिमटा ले आई। रात की भूखी होने के बावजूद पता नहीं इस समय मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मैं जल्दी जल्दी मिट्टी को चिमटे से खोद रही थी। जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई तो मिट्टी के नीचे एक बक्सा नजर आया। बक्सा लगभग 4 बाई 4 का साइज का था, जिसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। चारपाई पर चादर सूखने को रखी थी। मैंने चारपाई से चादर घसीटते हुए उस जगह पर रख दी कि कहीं कोई पड़ोस से आ ना जाए और उस गड्ढे को देख ना ले। चारपाई के नीचे से होती हुई मैं गड्ढे में उतर गई। मैंने बक्सा तो खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो ढेर सारे पैसे की गड्डी, जेवरात वगैरह थे। मैं जल्दी से गड्ढे से बाहर निकली और कमरे से कपड़े का थैला लेकर आई। उस बक्से की तमाम चीजें उसमें भरकर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके मैंने उसके ऊपर दोबारा अच्छे मिट्टी जमा दी। इस पूरे काम में लगभग 1-2 घंटा लग गया। दिन के 3 बज रहे थे। मेरी सांस फूल गई थी और चेहरा लाल हो गया था। मेरे अंदर से आवाज आई कि अब मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सोचने लगी, अब इससे पहले क्या करूं? क्या लोगों का कर्ज वापस करूं जिससे कि कोई दरवाजे पर ना आए? इतने में दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया। कहने लगा, उधार के पैसे दे दो। मैं 1000 रुपए लेकर और दूध का बर्तन लेकर गेट पर पहुंची। बर्तन देखते ही दूध वाले ने कहा कि पहले पुराना चुकता करो, इसके बाद दूध दूंगा। अगले ही पल मैंने 1000 रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए। पैसों ने जादू का काम किया। दूध वाले की आवाज में नरमी उतर आई। कहने लगा, कितना दूध चाहिए? आज के लिए दूध लेकर मैंने उसका सारा उधार चुकता कर दिया और उसे अब और दूध देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पैसे न होने पर उसने मेरे साथ जो रवैया किया था, मुझे उस दूध वाले से चिढ़ हो गई थी। उसके बाद सामने वालों का कर्जा उतारा। शाम को मकान मालकिन मेरे घर आई। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। मैंने कहा, नमस्ते आंटी, लेकिन उसने मेरे नमस्ते का कोई रिप्लाई नहीं दिया। गुस्से से बोली, मेरा 2 महीने का किराया हो गया है, कब दोगी? हालांकि आंटी से मेरी अच्छी हाय हेलो थी। मैंने अब तक उनका सारा किराया टाइम पर दे दिया था, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने कहा, जी आंटी, आपका किराया 2 महीने का हो गया है। मेरी बात सुनते ही गुस्से से कहने लगी, ये तो मुझे भी पता है 2 महीने का हो गया है, लेकिन कब दोगी? अगर पैसे नहीं हैं तो मैं तेरे घर का जरूरी सामान रखकर तुझे घर से बाहर कर दूंगी। तुझे फ्री में नहीं रहने दूंगी। मैंने कहा, नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठे, मैं आपके पैसे अभी लाती हूँ। मैंने उनकी 2 महीने का किराया दिया। पैसे लेकर आंटी के हाथ पर रखे। आंटी जिस तरह मुझसे बात कर रही थी तो अंश को देखकर रोना आ रहा था। उनके जाने के बाद मैंने जैसे तैसे अंश को चुप कराया।
अंश कहने लगा, मम्मी हमारे घर में अब खाना खत्म हो गया है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए सब लोग हमसे लड़ाई करते हैं। मैंने अंश के आंसू साफ किए और कहा, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है। मैं उसे लेकर किचन में आ गई। मैंने उसे दूध और ब्रेड खिलाया और खुद भी थोड़ा सा खा लिया। सुबह से पेट में कुछ भी नहीं गया था। अब जो पेट में खाना गया तो मेरे होश कुछ ठिकाने आए। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैं ये अकेली बेबस मजबूर औरत थी। अगर किसी को जरा सा भी शक हो जाता कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो न जाने मेरे साथ क्या होता। मैंने सोचा कि मैं अपनी गरीबी का रोना ऐसे ही जारी रखूंगी। ऐसे लोग मुझसे दूर भागेंगे और मेरे घर ज्यादा आना जाना नहीं करेंगे। अब मैं अपना खर्चा उसी हिसाब से कम कम करने लगी थी। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती थी जिससे कि लोगों को शक ना हो जाए। मैंने सारा खजाना खोल कर देखा था। लाखों की रकम थी, सोने चांदी के जेवर अलग। खजाने को देखकर लगता था कि ये उसी डाकू का माल है जो इस घर में पुलिस के मुकाबले में मारा गया था। दिन धीरे धीरे इसी तरह गुजरने लगे थे। मैंने मोहल्ले में जान पहचान वालों से कह रखा था कि कनाडा से मेरे पति की अब नौकरी लग गई है और वे मुझे पैसे भेजने लगे हैं, जिससे कि आप लोगों को मुझ पर और भी शक नहीं होता था। लेकिन फिर भी रात को डर लगा रहता कि कहीं मेरे घर में कोई चोर ना आ जाए। मैं बार बार खजाने को खोल कर देखती। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अंश को स्कूल छोड़कर मैं घर के कामों में लग जाती थी, सफाई, खाना पकाना। एक औरत एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारे पति की नौकरी लग गई है, वही पैसे भेज देता है। कहने लगी, अगर पैसों की तंगी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छी जगह काम लगवा सकती हूँ। कोटियों पर काम करना है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, जल्दी ही काम मिल जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, काम से और खूबसूरती से क्या लेना देना? कहने लगी कि एक कोठी है, उसके मालिक को एक खूबसूरत लड़की चाहिए काम करने के लिए। तुम तो समझ रही हो ना मेरी बात। देखो इतनी गरीबी में जिंदगी बसर कर रही हो। तुम्हारे पति को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा भी हक है कि उसे ऐशो आराम से गुजारो, अपनी सुंदरता का फायदा उठाओ। उस औरत की बात सुनकर मेरा खून खौल गया। जी चाहा कि उसे थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मेरी अकल ने रोक दिया। मैंने गुस्से से कहा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा कभी मेरे घर की तरफ मत आना। उस औरत के जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। आलोक की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं चुपचाप अंश को लेकर कमरे में बंद हो गई। रात का समय था। मैं अंश को सीने से लगाए सोने की कोशिश कर रही थी। आंखों से आंसू जारी थे। रात के 12 बजे का समय था कि मेरे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मेरा दिल कांप उठा। पता नहीं इस वक्त कौन आया। मैं डरते डरते बाहर निकली, मेन गेट पर आई और बोली, कौन है? कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मेरा दिल अब डर के मारे कांपने लगा। मेरे दोबारा पूछने पर एक मर्द की आवाज आई। वे मेरे मकान मालिक थे। कहने लगे, बेटा तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, चलकर एक बार उन्हें देख लो। मेरा मकान मालिक कोई 55 साल का बूढ़ा आदमी था। मैं सोचने लगी, अगर आंटी बीमार है तो मुझे उन्हें चलकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले में मेरे अलावा तो कोई उन्हें देखने जाने वाला था ही नहीं, क्योंकि वह थोड़े सख्त टाइप की थी। कोई भी उनके घर जाना पसंद नहीं करता था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने उस बूढ़े मकान मालिक पर विश्वास करके गेट खोल दिया। मेरा गेट खोलना था कि उस बूढ़े ने मेरा मुंह दबाकर मुझे घर के अंदर खींच लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं झटपटाने लगी, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, तुम मुझे खुश कर दो, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूंगा। ऐसे कब तक तरस तरस कर ज़िंदगी गुजारोगी? उसने मेरा मुंह दबा कर रखा था। मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। उससे छूटने की कोशिश की। मैं उस बूढ़े के हाथ से एक बार छूटकर नीचे गिर गई। मेरे हाथ में एक मोटा डंडा आ गया, जो मैंने उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से बिलबिलाता हुआ ज़मीन पर गिर गया था। मैं जल्दी से भागती हुई अंदर कमरे में चली गई और अंश को उठाया, खजाने का थैला पकड़ा और भागती हुई कमरे के पीछे के दरवाजे से निकल गई। मुझे अपने पीछे उस बूढ़े के भागने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं बेतहाशा भागती चली जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। अब मैं बड़ी सी चौड़ी सी सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मेरा दम उखड़ने लगा था। अंश भी मेरे साथ और ज्यादा नहीं भाग सकता था। अंश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब मैं एक तेज रोशनी वाली सड़क पर पहुंची थी। एक तरफ को बैठ गई।
अब मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे पास अब वो नहीं आ सकता। मैं अपनी सांसें बहाल करने लगी। डर लग रहा था कि पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे उस थैले की भी चिंता थी। मुझे नहीं लगता था क्या वे मेरे पास ज़्यादा समय तक रह पाएगा, क्योंकि अब तो मुझे मेरी इज्जत बचाना भी मुश्किल लग रहा था। अभी मैं बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे एकदम मुड़ी। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। मेरे सामने तो आलोक खड़े थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर आलोक को देख रही थी, और जब विश्वास हो गया कि आलोक ही है तो मैं चीख कर आलोक के सीने से लग गई। मैं जोर जोर से रो रही थी। आसपास लोग भी जमा हो गए थे। आलोक ने मुझे जैसे तैसे चुप करवाया था। अंश भी हैरान हुआ था। अंश मेरे पास आया। उसे समझ आ गया था कि ये मेरे पापा हैं। जिस समय आलोक हमें छोड़कर गए थे, अंश बहुत छोटा था, लेकिन उसको फिर भी अपने पापा का चेहरा याद था। जैसे ही उसने अपने पापा को पहचाना और पापा की गोद में चला गया, अंश भी रोने लगा। हम दोनों को रोता देखकर आलोक भी रोने लग गए थे। हम तीनों चुप हो गए तो आलोक ने उसी समय एक कमरा किराए पर लिया और हम दोनों माँ बेटे को लेकर उसे किराए के कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद आलोक ने मुझे बताया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो लोग मुझे लेकर गए थे वो गलत लोग निकले। उन्होंने मुझसे गलत काम करवाए, मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए। जैसे तैसे करके मैं उनकी पकड़ से छूटा और भागते हुए यहाँ इंडिया आया। लेकिन घर आया तो पता चला कि वहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पत्नी और बच्चे को घर से निकाल दिया था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता हुआ फिर रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं यहाँ दिल्ली में कुछ काम की तलाश में आया था, लेकिन आज देखो किस्मत से तुम मुझे अचानक मिल गई। आज मैं अपने भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिला दिया। मैं अभी आलोक के घुटने पर सर रखी हुई थी। फिर मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई, कैसे मुसीबत में मैंने अपने दिन काटे हैं। मैंने खजाने वाली बात भी आलोक को बताई। आलोक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो सबसे पहले आलोक ने जो काम किया वो था एक घर की तलाश। हमें एक अच्छा सा घर मिल गया और फिर आलोक ने बचे हुए पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पैसों की बारिश होने लगी। आलोक ने अस्पताल बनवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति आलोक अब मेरे पास था। मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे उसको किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं थी। अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।